प्रकरण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता कैसे सिद्ध करोगे। इसके लिए हम 3 प्रयोग लेकर आए हैं और तीनों प्रयोग के लिए 3 उपकरण हैं। पहला उपकरण मेरा एक बोतल है और एक डिटॉल की शीशी है। दूसरा प्रयोग मेरा एक डिब्बा है जिसमें धूप बत्ती पहले से हम जला रखे हैं। तीसरा प्रयोग मेरा एक कार्डबोर्ड, 3 कार्डबोर्ड हैं जो एक स्टैंड में लगे हैं, जिनके तीनों कार्डबोर्ड के जो बीच के छिद्र हैं एक सीध में, ठीक है ना। तो अब हम पहले प्रयोग या पहले उपकरण से हम ये सिद्ध करेंगे कि प्रकाश कैसे सीधी रेखा में गमन करता है। मेरे पास ये बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है और डिटॉल के कुछ बूंदे हैं और एक लेजर लाइट है मेरे पास। क्या है? लेजर लाइट है। अब इस लेजर लाइट की सहायता से हम देखेंगे कि द्रव में प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है या टेढ़ी रेखा में गमन करता है। अब ये कैसे गमन करता है अभी हम इस प्रयोग में देखेंगे। देखिए कैसा दिखाई दे रहा है प्रकाश? सीधी रेखा में दिखाई दे रहा है। कैसे प्रकाश दिखाई दे रहा है? सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लीजिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब टेढ़ी रेखा में दिखाई दे रहा है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर रहा है ना, सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह मेरे पास दूसरी शीशी है, उसमें भी हम देख ले रहे हैं कि इसमें भी कैसे प्रकाश दिखाई देता है। देखिए इसमें भी प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? देखिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? सब कोई देख लो। ठीक, तो पहले प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब मेरे पास दूसरा डिब्बा क्या है मेरे पास? अब देखिए दूसरा डिब्बा मेरे पास है, इसमें मैंने धूप बत्ती पहले से जला रखा है, क्योंकि धुएं के कण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो कण क्या करने लगता है? चमकने लगता है। अब देखिए मैंने क्या किया, लेजर लाइट जलाया, इधर देखिए जला दिया। कैसे दिखाई दे रहा है प्रकाश? सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए प्रकाश की किरण एकदम सीधी रेखा में है कि टेढ़ी रेखा में है? सीधी रेखा में है, ठीक है ना। तो इससे भी सिद्ध हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब तीसरा प्रयोग मेरे पास एक किताबों में आप देखे होंगे एक चित्र बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास 3 कार्डबोर्ड हैं। इन तीनों कार्डबोर्ड को हमने एक स्टैंड में क्या किया है? सेट किया है। अब एक कार्डबोर्ड ए है, दूसरा कार्डबोर्ड ए है, तीसरा कार्डबोर्ड ए है और इन तीनों कार्डबोर्ड में एकदम मध्य में एक छिद्र है, जो तीनों कार्डबोर्ड के छिद्र एक सीध में, ठीक है ना। और दूसरी तरफ हमने एक मोमबत्ती जला रखी है। मैंने क्या किया है? मोमबत्ती जला रखी है। अब इस मोमबत्ती का प्रकाश हम इस दूसरे सिरे से देखेंगे, क्या प्रकाश दिखाई दे रहा है? देखिए प्रकाश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब आइए एक 2 3 लड़कियां में कोई लड़कियां हैं, एक लड़की आकर देखिए प्रकाश दिखाई दे रहा है। चलिए देखो दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो तुम चलो, प्रकाश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। चलो भाई अरुण चलिए, देखिए प्रकाश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, बीच का जो कार्डबोर्ड है मैंने इसको इधर उधर कर दिया। क्या कर दिया? अब देखिए प्रकाश दिखाई दे रहा है, देखो भाई प्रकाश दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, देखिए नहीं दिखाई दे रहा, तुम निकलो, प्रकाश दिखाई दे रहा है। चलिए अरुण चलिए, प्रकाश दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखिए पहले स्थिति में प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन दूसरे स्थिति में प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि प्रकाश जो है वो
वो पहले स्थिति में छिद्र के माध्यम से, छिद्र क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। छिद्र क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार करके एक से दूसरे कार्डबोर्ड में, दूसरे कार्डबोर्ड से तीसरे कार्डबोर्ड को पार करते हुए हमारे नेत्र तक पहुंचा। लेकिन बीच में जब हम इस कार्डबोर्ड को डिस्टर्ब कर दिए, इधर का उधर कर दिए, तो छिद्र हमारा इधर का उधर हो गया और ये तीनों कार्डबोर्ड के छिद्र एक सीध में न हो करके क्या हुआ, बीच वाले का छिद्र क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इस वजह से बीच वाला कार्डबोर्ड जो है वो क्या किया, अपारदर्शी रूप में आकर के अवरोध बन गया प्रकाश का। और प्रकाश की किरण एक कार्डबोर्ड को तो पार कर गया, लेकिन दूसरे कार्डबोर्ड को पार नहीं कर पाया, जिसके कारण हमारे तीसरे कार्डबोर्ड में जो हम नेत्र से देख रहे हैं वो प्रकाश हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीच वाला कार्ड अब क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाता है, इसलिए हमारा क्या हुआ है, प्रकाश ये नहीं दिखाई दिया। जब प्रकाश तीनों छिद्र एक रेखा पर थे, तब तो प्रकाश हमको सीधी दिखाई दिया, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किसमें चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए। और अगर प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन करता तो ये छिद्र डिस्टर्ब करने के बावजूद भी हमको प्रकाश दिखाई देता। लेकिन इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश टेढ़ी रेखा में न गमन करके प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तीनों प्रयोग से सिद्ध हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आर्कमिनीज को सिद्धांत को कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले आर्कमिनीज का सिद्धांत है। आर्कमिनीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो द्रव के अंदर वस्तु के भार में कमी आती है, और वस्तु के भार में एक कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये मेरा आर्कमिनीज का सिद्धांत है। अब हम इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जो उपकरण बनाए हैं, एक स्टैंड है। स्टैंड में दो स्प्रिंग तुला है। एक स्प्रिंग तुला तो डूबे हुए वस्तु का भार ज्ञात करेगा और एक स्प्रिंग तुला हटाए गए द्रव का भार, इसका माप करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि जिसमें हटाए गए द्रव का भार मापना है, या जो वस्तु डूबेगी तो द्रव हटाएगा तो वो द्रव इस पात्र में आकर के गिरेगा। इसको हमने ऐसे लगा दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लगाने के बाद इस जार को पूरा पानी से भर देते हैं। ठीक है ना, क्या किया हमने, भर दिया। अब भरने के बाद हमने इसको क्या किया, भर दिए। अब ये इसके सतह के बराबर पानी हो गया। अब इसको हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब क्या, इस वस्तु का भार हवा में हमने तौल लिया। कितना है, 180 ग्राम। कितना है, 180 ग्राम। कितना है, 180 ग्राम। ठीक है ना। अब देखिए 180 ग्राम आया। अब इसको हमने क्या किया, इसको स्टैंड में लगा दिया। अब इस ठोस को हम द्रव में क्या करेंगे, धीरे धीरे डुबा देंगे। जब धीरे धीरे डुबाएंगे तो जो ठोस द्रव में जैसे जैसे डूबता जाएगा, जल वैसे वैसे ऊपर सतह के ऊपर से बहता हुआ हमारे उस पात्र में एकत्रित हो जाएगा। अब देखते हैं। अब देखिए पहले कितना था, 180 ग्राम था। अब कितना ग्राम हो गया, 160 ग्राम। कितना ग्राम है, 160 ग्राम। 160 ग्राम। अब देखिए द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तु का भार कितना हो गया, 160 ग्राम। कितना
कितना हो गया 60 ग्राम। अब देखिए हवा में वस्तु का भार और द्रव में वस्तु के भार में अंतर कितना है, कमी कितना आ रहा है 180 माइनस 60 बराबर कितना आ गया 20 ग्राम। कितना आ गया ठीक। अब ये 20 ग्राम अंतर आया, कितना आया 20 ग्राम का। अब देखिए इसका पाठ्यांक देखिए, अब इसका पाठ्यांक देखो कितना ग्राम है, देखिए भाई कितना ग्राम है इसका पाठ्यांक। जो हटाए गए द्रव का भार है उसका कितना, देखिए 1 2 मतलब 10 20 कितना ग्राम है 20 ग्राम है ना 20 ग्राम। अब देखिए ये भी 20 ग्राम। अब इधर क्या हो गया 20 ग्राम। अब जो कमी महसूस हो रही है द्रव के अंदर, जो कमी महसूस हो रही है वो और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो ये आर्किमिडीज का यही सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो ये बताऊंगा कि पानी में टेंसाइल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। पानी में टेंसाइल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। पानी में टेंसाइल टेढ़ी अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। तो अपवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है इसको हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके। सबसे पहले देखिए मेरे पास ये गिलास, ठीक है ना, इस गिलास में हमने क्या किया पानी भर लिया, ठीक, क्या किया पानी भर लिया। अब पानी भरने के बाद इसमें एक पेंसिल हम क्या कर रहे हैं डुबो दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए डुबो देने के बाद देखिए पेंसिल कैसे दिखाई दे रही है, पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है, देख लीजिए पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब इधर देखिए पेंसिल कैसे दिखाई दे रही है, देखिए पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। अब इसका कारण क्या है कि पेंसिल तो सीधी है, पेंसिल क्या है सीधी है ना। और पानी में जैसे ही पानी के अंदर जाती है पेंसिल क्या हो जाती है हल्की टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी दिखाई देती। क्या है इसमें किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है कि पानी में पेंसिल टेढ़ी हो गई। एक प्रकाश का करिश्मा है, किसका करिश्मा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बता दें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए चित्र नंबर 1 से कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश के इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के दो स्थितियां, प्रकाश अपवर्तन की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है कि जब प्रकाश की किरण क्या करती है किरण माध्यम से, ये मेरा क्या है किरण माध्यम है, ये क्या है किरण माध्यम, ठीक है ना। ये वायु, ये कांच है, ठीक है ना, क्या है कांच है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में प्रवेश करती है, एक कांच क्या हो गया मेरा सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर, ठीक है ना। दूसरी स्थिति क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल करके विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से, ये दो स्थितियां हैं।
ऐसी दूसरी स्थिति के कारण पेंसिल हमें अब देखिए पानी में पेंसिल हमारी कैसी होती है। जब हम पानी में पेंसिल को डुबाते हैं तो वास्तविक स्थिति पानी में पेंसिल की क्या होती है, ABC होती है। क्या होती है, ABC होती है। यही तो वास्तविक स्थिति है। लेकिन जब हम पानी में पेंसिल को डुबाते हैं तो पेंसिल ABC की नोक C से चलने वाली प्रकाश की किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ बिंदु B पर पहुंचती है तो प्रकाश की किरण सीधे ना जा करके अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण बिंदु C से ना आती हुई बल्कि बिंदु C डैश से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि बिंदु C का आभासी प्रतिबिंब बिंदु C डैश पर बनता है, ना कि बिंदु C पर बनता है। समझ में आया? बिंदु C का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बिंदु C डैश पर बनता है, ना कि C पर बनता है। अर्थात पानी में डूबे हुए पेंसिल ABC के भाग BC का आभासी प्रतिबिंब BC डैश पर बनता है, ना कि BC पर बनता है। और जब उसका आभासी प्रतिबिंब BC डैश पर बनता है तो पेंसिल हमें बिंदु B पर टेढ़ी दिखाई देती है, बिंदु B पर टेढ़ी दिखाई देती है। यही कारण है कि पेंसिल को जब पानी में डुबाया जाता है तो पेंसिल हमें बिंदु B पर टेढ़ी, अर्थात पेंसिल जो हम देखते हैं वो ABC डैश हमको क्या दिखाई देता है, कौन सा भाग पानी में पेंसिल का दिखाई देता है, ABC डैश के रूप में दिखाई देता है, ना कि ABC के रूप में दिखाई देता है। यही कारण है कि पानी में जब पेंसिल को डुबाते हैं तो पेंसिल हमें क्या बताएंगे। हाँ चलिए, कटिबंध। देखिए कटिबंध है क्या, कटिबंध है क्या। इधर देखिए, तापक्रम के अनुसार पृथ्वी के तापक्रम के अनुसार पृथ्वी को कई भागों में बांटा गया। कहीं देखिए, कहीं अधिक गर्मी होती है, कहीं कम गर्मी होती है, कहीं अधिक ठंडी होती है, कहीं कम ठंडी होती है। तो पूरे पृथ्वी पर इस तापक्रम के अनुसार कई खंडों में विभाजित किया गया है, उसी को कटिबंध कहते हैं। अब देखिए इधर कटिबंध में, इधर देख लीजिए ये वाला भाग, ये वाला। अब देख लीजिए, अब इधर अगर हम देखें कहां से कहां तक, अब देखिए ये क्या है, भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को और यहां से यहां तक इस क्षेत्र को, इतना ये क्षेत्र। अब ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध, कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों कहा जाता है, अभी हम बता देंगे आपको। इस पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती, इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिसके कारण मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र बहुत अधिक गर्म रहता है।
23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक के जो भी क्षेत्र विश्व में पड़ते हैं वहां पर अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए अधिक गर्मी होने के कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा गया। आया समझ में? अब अगर ये वाला क्षेत्र ले लें, कौन सा? अब ये क्षेत्र ले लें, इधर इस क्षेत्र को ले ले रहे, इस क्षेत्र मकर रेखा से लेकर के आर्कटिक रेखा, इधर देखिए ये क्षेत्र, ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में आ जाइए, मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक रेखा तक, इस रेखा में ये रेखा। अब इस पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं, तिरछे पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। तो इस पर ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंडी होती है। ठीक है? जैसे जैसे इधर का क्षेत्र इधर बढ़ता जाएगा गर्मी कम होती जाएगी। ठीक है ना? इधर से इधर गर्मी कम होती जाती, तो इसे मतलब समताप भी कहा जाता है, समताप वाला क्षेत्र। ठीक है ना? समताप कटिबंध भी कहा जा सकता है, इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आया समझ में इतना? ठीक है। ये कहां से? कर्क रेखा से लेकर के कहां तक? आर्कटिक रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक रेखा तक का जो क्षेत्र होता है ये उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अब अगर हम इधर देखें 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, ये वाला पूरा क्षेत्र, कौन सा? ये वाला पूरा क्षेत्र देखिए, इधर ये वाला पूरा क्षेत्र, ये इधर भी आ जाइए, ठीक है ना? कहां से? अंटार्कटिक रेखा से लेकर के कहां तक? 90 डिग्री, मतलब साउथ पोल तक, दक्षिणी ध्रुव तक। इधर आर्कटिक रेखा से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बहुत अधिक। यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? सिल्लियां, बड़े बड़े सिल्लियां पाई जाती हैं, मोटे मोटे परतें पाई जाती हैं, और इस कारण ये क्षेत्र बहुत अधिक ठंड होता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध कहते हैं, इसे शीत कटिबंध कहते हैं। इतना है समझ में? यहां पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। कहां से लेकर के? अंटार्कटिक रेखा से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, और आर्कटिक रेखा से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव में का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? वो बहुत ठंड होती है, वहां बहुत ठंड पड़ता है, जिसके कारण इसे शीत कटिबंध का नाम दिया गया। इस प्रकार से कितने हमारे कटिबंध हुए? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। अब देख लीजिए इधर क्यों ऐसा होता है। ये मान लीजिए सूर्य, ठीक है ना? तो सूर्य की किरणें देखिए ऐसे निकल रही हैं, सूर्य की किरणें निकल रही हैं। तो सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो अब इधर देखिए तिरछी जा रही है, इधर क्या है? तिरछी जा रही है। सूर्य की किरणें क्या कर रही हैं? सूर्य ये है, ऐसे किरणें निकल रही। अब ये किरणें ऐसे तिरछी होकर चली जा रही, ठीक है ना? अब देखिए, अगर देखें तो सूर्य की किरणें इस वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र, मतलब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक सीधी किरणें पड़ रही हैं। कैसी किरणें पड़ रही हैं? सीधी किरणें पड़ रही हैं, सीधी किरणें पड़ रही हैं।
जिसके कारण मकर रेखा और कर्क रेखा का जो क्षेत्र है, बीज का क्षेत्र है, बहुत अधिक गर्म होता है। इसी प्रकार आ जाइए, अब अगर इधर देखिए कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक रेखा तक यहां जो किरणें पड़ रही है तिरछी पड़ रही है। कैसी पड़ रही है? तिरछी पड़ रही हैं। तिरछी किरणें पड़ने के कारण यहां पर क्या हो रहा है? कम गर्मी हो रही है। यहां पर क्या पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि किरणें क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। और अगर 90 डिग्री पर देखा जाए तो ये किरणें सीधे ऐसे तिरछी होकर के निकल जाती हैं। बहुत हल्का, बहुत कम नाम मात्र की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण ये वाला क्षेत्र आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इधर आर्कटिक रेखा और 90 डिग्री का, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में आ जाइए, अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी गोलार्ध के बीच की जो क्षेत्र है, वहां पर सूर्य की किरणें न पड़ने के कारण बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। आया समझ में? नहीं है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा गया। आया समझ में इतना? ठीक, ओके। ये पश्चिमी सीमा बिंदु जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में। इधर जो पूरब का है लास्ट, वो क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, जो हमारा पूरब का लास्ट बिंदु है। और इधर पश्चिम का लास्ट बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट। अर्थात हमारा 68 डिग्री देशांतर पर भारत प्रारंभ होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पर भारत का देशांतर समाप्त हो जाता है। होता कि नहीं होता है? अब ध्यान दीजिए, जब ये हो गया तो यहां देखिए कैसे, जैसे पूरी दुनिया का मानक समय है, मानक रेखा है, मानक मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच रेखा, वैसे अपने देश भारत का भी मानक मध्याह्न रेखा है, जो कितने पे है? 82.5 डिग्री पर। कितने पे है? 82.5 डिग्री पे है। ठीक है ना? कितने पे है? 82.5 डिग्री पर है। अब देखिए 82.5 डिग्री पर ये है। अब इसको 82.5 डिग्री क्यों माना गया भाई? और कुछ तो हो सकता था, 82.5 क्यों माना गया? भारत का मध्याह्न मानक समय, मानक मध्याह्न रेखा जो है, या भारत का मानक मध्याह्न समय क्या माना गया है? 82.5 डिग्री माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि 82.5 डिग्री देशांतर जो है भारत को 2 भागों में बांट रही है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट रही है। इधर पश्चिम का भाग, इधर पूरब का भाग, और दोनों के बीच से होकर के 82.5 डिग्री मानक मध्याह्न रेखा क्या करती है? वो जाती है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर, कहां से? इलाहाबाद के नैनी से होकर, जो आप उसका इलाहाबाद पूर्व नाम है, अब क्या है? प्रयागराज। अब क्या पड़ा है? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और एक चीज, इसमें नैनी भी पूछा जा सकता है और मिर्जापुर भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो अगर नैनी दिए रहते हैं तो नैनी लगाइएगा, इलाहाबाद नैनी दिए रहते हैं तो इलाहाबाद नैनी लगाइएगा, मिर्जापुर दिए रहते हैं तो मिर्जापुर। ठीक है ना? अब देखिए, अभी हम बता रहे थे कि जो ये 82.5 डिग्री देशांतर भारत का मानक मध्याह्न रेखा क्यों माना गया है? क्यों माना गया है? देखिए हमने क्या बताया, इधर 68 है, इधर कितना है? 97 है। और इसका जब हमने आधा किया था तो कितना आया था? 97 माइनस 68 बट कितना हो जाएगा? 29 देशांतर रेखाएं भारत से होकर गुजरती। भारत से होकर कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? 29। जब भारत से कुल 29 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री देशांतर क्यों माना गया? क्योंकि अगर हम 29 को 2 भाग में बांट देंगे तो आ जाएगा कितना? 14.5 डिग्री।
कितना आ जाएगा? 14.5 डिग्री देशांतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14.5 डिग्री देशांतर आ जाएगा। अब प्रारंभ कहां से हो रहा है? भारत 68 से प्रारंभ हो रहा है। जब 68 से प्रारंभ हो रहा है और पूरे भारत का जो देशांतर है उसका आधार है 14.5, तो 68 में हम 14.5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 14.5 क्या करेंगे? जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5, 8, 4, 12 और 6, 1, 7, 1, 8। यहाँ दशमलव लगा दीजिए। 82.5 डिग्री आया। कितना आया? 82.5 डिग्री आया। तो 82.5 डिग्री आया कि नहीं आया? आया ना। अगर यही एक और ले लीजिए, अगर हम आखिरी से देख रहे हैं 97 डिग्री देशांतर से लें तो हम इधर तो क्योंकि इधर बढ़ रहा है तो जोड़ रहे हैं, इधर तो क्या कर रहा है? घटेगा। तो हम क्या करेंगे? 97 डिग्री देशांतर से हम क्या करेंगे? 14.5 डिग्री देशांतर घटा देंगे तो ये भी कितना आएगा? 82.5 डिग्री देशांतर। इसलिए 82 से 1/2 डिग्री देशांतर को भारत का मानक समय रेखा या मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। समझ में आया? इतना आया समझ में? अब आगे देख लीजिए। जब इतना आ गया तो आगे देखिए कि मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री वो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है? किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है? 5 राज्यों से। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न में आप लोगों के कि भारत का मानक समय रेखा या मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। दे दिए दिल्ली, फिर दे दिए बिहार, दे दिए मिजोरम और दे दिए उड़ीसा। तो किससे होकर गुजरेगी? उड़ीसा से होकर गुजरेगी। ठीक है ना। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में से होकर। इसके लिए एक हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक हमारा है यूपी एमपी होकर छतरी उड़ी आंध्र प्रदेश। छतरी उड़ी आंध्र प्रदेश। अब इसका मतलब देखिए, यूपी माने उत्तर प्रदेश, यूपी माने उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। एमपी माने मध्य प्रदेश, इसका मतलब मध्य प्रदेश। और होकर छोड़िए, छतरी माने छत्तीसगढ़, छतरी माने यहाँ क्या हुआ? छत्तीसगढ़, ठीक। और उड़ी माने उड़ी का हो गया उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश तो दिया ही है, आंध्र प्रदेश दिया ही है, आंध्र प्रदेश। तो यूपी एमपी होकर छतरी उड़ी आंध्र प्रदेश मानक रेखा। ठीक है ना, याद कर लेना, यूपी एमपी होकर छतरी उड़ी आंध्र प्रदेश मानक रेखा। तो इन 5 को आसानी से याद कर लोगे ना। किसी कोई समस्या है? इसी से हम आसानी से इन 5 राज्यों को याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं या समझकर हम लगा सकते हैं। अगला देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए कि मानक मध्याह्न रेखा, भारत में एक रेखा है कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा को एक दूसरे से काट रही है। कहां काट रही हैं? कर्क रेखा को एक दूसरे से काट रही हैं। कहां पर? यहां देखिए, छत्तीसगढ़ में एक जिला है सूरजपुर। कौन सा जिला है? सूरजपुर। सूरजपुर में एक ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक? प्रतापपुर।
प्रतापपुर। अब प्रतापपुर में एक गांव है भैंसा मूढ़ा गांव, भैंसा मूढ़ा गांव ग्राम। तो इसी भैंसा मूढ़ा ग्राम मतलब कि मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के प्रतापपुर विकास खंड के भैंसा मूढ़ा गांव में काटती है। ठीक, तो ये आपका देशांतर रेखा जो है ये पूरा समाप्त हुआ। ठीक है, देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी है। देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी है। करके बो रही थी जो एक चिरैया मिलजुल करके बो रही थी जो एक और वाके मिल गई चिरैया हो गई दो। एक और वाके मिल गई चिरैया हो गई दो। दोनों चिरैया मिलजुल करके बजा रही थी बीन। दोनों चिरैया मिलजुल करके बजा रही थी बीन। एक और वाके मिल गई चिरैया हो गई तीन। तीन चिरैया मिलजुल करके खा रही थी अचार। तीन चिरैया मिलजुल करके खा रही थी अचार। एक और वाके मिल गई चिरैया हो गई चार। देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी चार। मिलजुल करके कर रही थी नाच। चार चिरैया मिलजुल करके कर रही थी नाच। वाके मिल गई चिरैया हो गई पाँच। देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी पाँच। देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी पाँच। पाँच चिरैया मिलजुल करके कर रही थी चहचहाव। पाँच चिरैया मिलजुल करके कर रही थी चहचहाव। एक और वाके मिल गई चिरैया हो गई छाव। देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी छा। देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी छा। छह चिरैया मिलजुल करके गिरा रही थी पात। छह चिरैया मिलजुल करके गिरा रही थी पात। एक और वाके मिल गई चिरैया हो गई साथ। एक और वाके मिल गई चिरैया हो गई साथ। देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी साथ। सात चिरैया मिलजुल करके कर रही थी पाठ। सात चिरैया मिलजुल करके कर रही थी पाठ। एक और वाके मिल गई चिरैया हो गई आठ। देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी आठ। देखो आमा के दरिया पे चिरैया बैठी आठ। आठ चिरैया मिलजुल करके कर रहे थे झौझाओ। आठ चिरैया मिलजुल करके कर रहे थे झौझाओ। आठ चिरैया मिलजुल
कर रही थी झौझौ, एक और वाके मिल गई चिड़ैया हो गई ना। देखो हम वाके डलिया पे चिड़ैया बैठी ना, देखो हम वाके डलिया पे चिड़ैया बैठी ना। चिड़ैया मिलजुल करके पी रही थी रात, चिड़ैया मिलजुल करके पी रही थी रात। एक और आके मिल गई चिड़ैया हो गई दास। देखो हम आके डलिया पे चिड़ैया बैठी दास, देखो हम आके डलिया पे चिड़ैया बैठी दास। माय नेम है ममता प्रजापति, आई रीडिंग क्लास 8। मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि प्रकाश सीधी रेखा में कैसे गमन करता है। हमारे पास एक डिब्बा है जिसमें हम धूप बत्ती पहले से जला रखी हूँ, क्योंकि धूल के कर प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो धूल के कर चमकने लगते हैं। हम लेजर लाइट की सहायता से देखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। थैंक यू। माय नेम इज सुमन, आई स्टडी इन क्लास 7th। माय नेम इज देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी, इसके बारे में हम सिद्ध करेंगे। देखिए, एक स्टैंड है, इसमें 3 कार्डबोर्ड लगे हुए हैं, एक सीध में 3 छिद है। मैंने पहले से ही मोमबत्ती जला रखी है। अब देखिए, प्रकाश दिखाई दे रहा है। देखिए, नहीं तो आइए देखिए, प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। आइए ममता, देखिए प्रकाश दिखाई दे रहा है। हाँ, प्रकाश दिखाई दे रहा है। आइए कंसा, आप देखिए, देखिए प्रकाश दिखाई दे रहा है। हाँ, प्रकाश दिखाई दे रहा है। देखिए, बीच वाला जो कार्डबोर्ड है, हमने इसको इधर से उधर कर दिया। अब देखिए, प्रकाश दिखाई दे रहा है। नहीं, प्रकाश दिखाई दे रहा है। नहीं तो देखिए, प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। आइए ममता, देखिए प्रकाश दिखाई दे रहा है। नहीं, प्रकाश दिखाई दे रहा है। बीच में अपारदर्शी माध्यम आ जाने के कारण प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। इससे हमारा सिद्ध हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। थैंक माय नेम इज राधा देवी, आई रीडिंग क्लास 7th। मैं आप सभी लोगों को आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में सत्यापन करके बताऊंगी। ये लकड़ी है, इसमें एक स्टैंड लगा हुआ है जिसमें 2 पिन लगे हुए हैं। एक पिन में वस्तु का छोटा जार लगा हुआ है, दूसरे पिन में एक ठोस पदार्थ लगा हुआ है। अब हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में कुछ बताऊंगी। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब हम सर्वप्रथम मैंने वस्तु का भार हवा में ज्ञात किया। सर्वप्रथम मैंने वस्तु का भार हवा में ज्ञात किया। कितना ग्राम है? 200 ग्राम। कितना ग्राम है? 200 ग्राम। $200। अब हम जार को पानी से भर लेंगे। अब हम छोटे जार को टोटी के सामने रखते हैं। अब हम बड़े जार में ठोस पदार्थ को धीरे धीरे डुबाएंगे। अब हम देखते हैं
हैं कि डूबी हुई वस्तु का भार कितना ग्राम आया? 170 ग्राम आया। एक 170 ग्राम आया। अब हम देखते हैं कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार कितना ग्राम आया? 30 ग्राम आया। कितना ग्राम आया? 30 ग्राम। 30 ग्राम आया। वस्तु के भार में कमी, हवा में वस्तु का भार माइनस द्रव में डूबी हुई वस्तु का भार। अब इन दोनों को हम लिख लेते हैं। -170। अब हम इन दोनों को घटाकर लिख लेते हैं 30 ग्राम। लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि वस्तु के भार में कमी, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार कितना ग्राम आया? 30 ग्राम। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। थैंक यू। स्टडिंग क्लास 8। आज हम सभी लोग को बताएंगे कि मनुष्य का पाचन कैसे होता है। जब हम भोजन करते हैं तो सर्वप्रथम भोजन को मुंह में रखते हैं और दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। हमारे मुंह में एक ऐसा लाल गर्भ होता है जो भोजन की संरचना बनाते हैं। फिर भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन अमाशय भोजन को पचाने में मदद करता है। अमाशय में भोजन पूरी तरह से पाचन नहीं होता है। फिर भोजन छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में पाचक रस मौजूद होते हैं जो वसा और प्रोटीन का विखंडन करते हैं। यकृत एक ऐसा रस स्रावित करता है जिसे हम पित्तरस कहते हैं। जो पित्त की थैली में गत करता है उसे हम पित्ताशय कहते हैं। अमाशय के नीचे एक ग्रंथि होता है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय रस छोटी आंत के बावें रास्ते से होकर जाता है। अग्नाशय रस में 17 विखंडन एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विखंडन करते हैं। इस तरह से छोटी आंत में पूर्ण रूप से हो जाता है। छोटी आंत में अंगुलियों के समान एक संरचना होती है जिसे हम बिली खड़िया रस कहते हैं। बिल्ली में बचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। फिर भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भोजन का अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कर लिया जाता है। फिर भोजन मलाशय में चला जाता है। मलाशय में जो अपशिष्ट भोजन बचता है और समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह हमारे शरीर में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। थैंक यू। My name is Mohammad Tawfiq. I read in class 7th. My school name is UPS Sajora. सूर्य एक जगह पर स्थित है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। इस स्थिति में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं कि इस सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा की परछाया पृथ्वी के जिस स्थान पर बनती है उस स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को सूर्य दिखाई नहीं देता, अतः अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य श्रीमा देवी, आई रीड इन क्लास 7। आज मैं आप सभी लोगों को चंद्रग्रहण के बारे में बताऊंगी। ये देखिए एक लकड़ी है जिसमें 3 स्टैंड लगा हुआ है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये देखिए सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगा रही है। इस प्रक्रिया में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस खगोलीय घटना को चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। थैंक यू।
चलिए आज आप लोगों को खुली चर्चा के लिए मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप लोग खुली चर्चा करें, अपने बातों को रखें, प्रश्न पूछें और अगर उत्तर आपको मालूम है तो इसका उत्तर भी दें। तो इसके लिए आप लोग जो है रेडी हो। तो टॉपिक है पर्यावरण। तो पर्यावरण से संबंधित आपको प्रश्न पूछना है। तो इसका उत्तर जो है क्रमशः जो भी जिसको आता होगा वो अपना देंगे। तो पहले प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए कितने लोग तैयार हैं प्रश्न पूछने के लिए? चलिए 1 2 3 चलो 3 4। तो ये लोग प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी आप सभी में से देंगे। तो पहला प्रश्न सरोजा पाल, आप हाथ उठाई दी ना, चलिए पूछिए। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है, कौन उत्तर देगा? हमारे चारों तरफ सभी भौतिक रासायनिक चीज जो किसी जीव के जीवन को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों घटक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, कौन करेगा? आकांक्षा। पर्यावरण संरक्षण हमारी जिंदगी और सेहत से जुड़ी है। पर्यावरण से शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? चलिए पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कौन उत्तर देगा? चलिए ममता, चलो। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, पेड़ पौधे, जानवर, मानव आदि। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? चलो। पर्यावरण के जनक कौन थे? चलिए नीतू। पर्यावरण से जुड़े कई लोगों को जनक माना जाता है, मुख्य रूप से अलेक्जेंडर वान और हमोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई करेगा? चलिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? चलिए कौन कर देगा? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। नंबर 2, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। नंबर 3, फैक्ट्रियों को निवास वाले स्थल से दूर लगाना चाहिए ताकि इससे निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। नंबर 4, प्लास्टिक का इस्तेमाल से बचें। नंबर 5, स्कूलों और कॉलेजों में इको क्लब बनाइए। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया।